तो बेसिकली दोस्तों एक कहानी जरा देख लेते हैं कि जैसे ही हमारा इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस समय का एरा जरा देखिए। आप यहाँ पे 4 पॉइंट देख सकते हैं कि उस समय डिवास्टिंग वार रिकंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो बेसिकली क्या था, हमारा जो सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ था, तो वहाँ पे जो भी कंट्री थी एक दूसरे को मार कर काट कर सबके पास इकोनॉमिक लॉस बहुत ज़्यादा हो गया था। और इकोनॉमिक लॉस हो गया था क्यों हुआ था? क्योंकि वार हुआ था। और वार में किसी को भी फायदा नहीं होता है, सबको हमारा घाटा होता है। तब यूएसए ने बोला कि भाई सुन ले, ये ले ले मार्शल प्लान। और मार्शल प्लान के तहत उन्होंने बहुत सारा पैसा दिया हमारी वेस्टर्न कंट्रीज को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो उस समय पहली चीज़ तो ये हुई थी जब हमारा 1945 में वर्ल्ड वार खत्म हुआ था। दूसरी चीज़ हमारा उस समय क्या था कि कोलैप्स ऑफ कॉलोनिज्म। अब देखिए वहाँ पे सारी कॉलोनियाँ छोड़ रहे थे, क्योंकि जो लोगों ने कॉलोनिज्म किया था वो खुद ही वार में फंसे हुए थे। अब वार में फंसने के साथ उनका इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो उस पर अपना शासन कायम रख सके उन कॉलोनीज पे। और जो कॉलोनी हमारी आज़ाद हो रही थी उनमें काफ़ी पॉवर्टी थी, वो लोग काफ़ी गरीब थे। ओके, दूसरा चैलेंज ये था। तीसरा चैलेंज ये था कि उसके बाद हमारा कोल्ड वार का एरा शुरू हो गया था। एक तरफ हमारा यूएसएसआर वार्सो पैक्ट साइन कर रहा था पोलैंड में, तो हमारा एक तरफ यूएसए प्लस वेस्टर्न यूरोप हमारा नाटो साइन कर रहे थे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन साइन कर रहे थे। उसके बाद बात ये थी कि डेमोक्रेसी आएगा और क्या वेलफेयर करना होगा। तो ये 4 कंडीशन हमारी प्रॉब्लम आ रही थी। तब उसके बाद जो हमारी कंट्री जब आज़ाद हुई तो उसमें पार्टीशन हुआ हमारा इंडिया से पाकिस्तान निकल गया। उस समय 2 पाकिस्तान बना, मतलब कंट्री तो एक ही थी, वेस्टर्न पाकिस्तान और ईस्टर्न पाकिस्तान। ओके, और हमारे यहाँ जब इंडिया आज़ाद हुआ तो काफ़ी ज़्यादा इलिटरेसी थी। केवल 15%, अराउंड 15% लोग यहाँ पे लिटरेट थे जो वोटर थे। इसके बाद देखिए नेहरू जी को लगा कि हम तो आज़ाद तो हो गए हैं, लेकिन बात यह है कि हमें चाहिए पीस। जैसे कि पढ़ने के लिए एक स्टूडेंट को बहुत पीस चाहिए होता है, घर से कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए होती है, दोस्तों में कोई लड़ाई नहीं चाहिए होती है, उसी तरह से लगा कंट्री को डेवलप करने के लिए इनको चाहिए पीस, डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। तब इन्होंने बोला कि ठीक है हम फॉरेन रिलेशन अपना बनाते हैं, और फॉरेन रिलेशन इस पे बनाएंगे कि हम सबकी सोवरेनिटी का रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, जो भी हमारा सोवरेन कंट्री है उनका रिस्पेक्ट करेंगे। और हमारे डीपीएसपी में भी लिखा गया है कि हमको फॉरेन रिलेशन में सिक्योरिटी कैसे कायम करनी है, थ्रू पीस, डीपीएसपी में बताया गया है हमारा। अब बात यह थी कि हमारा एक तरफ नाटो बन चुका था और एक तरफ हमारा वार्सो पैक्ट साइन हो चुका था। अब देखिए बहुत सही चीज, और बीच में एक दीवार बन गई थी बर्लिन की दीवार बन गई थी। बर्लिन जो हमारा जर्मनी की कैपिटल है, इस समय 2 भागों में डिवाइड हो गया था। उसके इस तरफ बता रहे थे कि ये कैपिटलिज्म है, ठीक है, और इसके इस तरफ बता रहे थे कि नहीं, इधर हमारा चल रहा सोशलिज्म, मार्क्स पे हमारी कहानी चल रही थी। यहाँ पे हमारा प्राइवेट पर्सन इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे थे और यहाँ पे स्टेट हमारी इकोनॉमी को कंट्रोल कर रही थी। तो ये कहानी हमारी शुरू हो गई थी। अब जो हमारे न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी एशिया और अफ्रीका की, जो बेसिकली हमारी कॉलोनी थी वेस्टर्न यूरोप की, फ्रांस की, जर्मनी की और आपका इंग्लैंड की, जो कॉलोनी थी इंग्लैंड की बेसिकली मैक्सिमम जो कॉलोनी थी। तो ये जब आज़ाद हुई थी, इनको लगा कि भैया हम इधर चले कि हम इधर चले, हम चले किधर भी डूबेंगे जरूर, क्योंकि यदि हम नाटो ज्वाइन करते हैं तो जो यूएसए बोलेगा वो हमें करना पड़ेगा, यदि वार्सो पैक्ट साइन करते हैं तो जो हमारा रसिया बोलेगा ये करना पड़ेगा। तो इन्हें लगा कि हम अपनी सोवरेनिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी जो इनकी कंट्री की वो हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे इन दोनों में जाने के बाद। तो इसमें सबसे सही दिमाग लगाया हमारे नेहरू जी ने। उन्होंने बोला ना भाई, ना तू तुम लोगों के अगेंस्ट बनेगा नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष रहेंगे, ना आप में जाएंगे ना हम आप में जाएंगे। जरूरत पड़ेगी तो आपसे भी हम काम निकलवाएंगे, जरूरत पड़ी तो हम आपसे ही काम निकलवाएंगे। हमारा नैम बन गया। अब बात ये थी दोस्तों कि अकेला यदि इंसान भीड़ के सामने चिल्लाता है, ठीक है, यदि अकेला इंसान चिल्ला रहा है तो उसे पागल बोलते हैं, लेकिन वही भीड़ के सामने चिल्लाता है तो उसे लीडर बोलते हैं। तो नेहरू जी को लगा नहीं, मैं पागल नहीं हूं, आई एम ए लीडर। तो इन्होंने बोला भाई ऐसा करते हैं कि जो हमारे न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, जो एशिया की और अफ्रीका की, इनको इन्होंने मनाना शुरू किया।
आइए आप नैम में ज्वाइन हो जाइए। अब देखिए आगे कैसे नैम बनता है। इसके बीच में एक सवाल ये आता है कि क्या जो हमारा नेशनल मूवमेंट था, इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा था, क्या आइसोलेशन में हम काम कर रहे थे? जैसे कि हमारा यूएसए ने 100 साल आइसोलेशन लिया था इंडिपेंडेंट होने के बाद, 1784 के बाद, कोई वहां रिलेशन नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि जब कॉलोनी हमारी थी यहाँ पे, तो कॉलोनी के लीडर जो हमारे थे, ये कॉलोनी के लीडर अदर कॉलोनी के लीडर से मिला करते थे। ओके, मिलने के साथ क्या होता था कि ये आइसोलेशन में काम नहीं करते थे, फिर ये फ्यूचर के बारे में बातें करते थे कि इंडिपेंडेंट होने के बाद क्या होगा, ये करने के बाद क्या होगा। यदि उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल देखते हैं तो आईएनए, इंडियन नेशनल इंडियन नेशनल आर्मी जो बनी थी हमारी, ये आपकी नॉर्थ ईस्ट कंट्री में बनी थी, नॉर्थ ईस्ट एशिया में बनी थी, और इंडिया से उनका रिलेशन चलता रहता था। अब देखिए नेहरू का रोल क्या था हमारे इंडिया में। नेहरू जी की बात करते हैं तो नेहरू का रोल ये हुआ था दोस्तों, बेसिकली नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर तो थे ही, साथ साथ में हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी इन्होंने अपने पास ही रखा था, खुद ही ये फॉर्मुलेट करते थे फॉरेन पॉलिसी को। तो बेसिकली ये चाहते थे ना, ये तीन चीज चाहते थे कि ये तीन चीज इंडिया से न जा पाए। पहली चीज ये थी कि जो हमारी हार्ड अर्न हमारी सोवरेनिटी है ये न जाए। दूसरा चीज ये चाहते थे ये कि हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, तो दोस्तों नेहरू जी ये कह रहे थे कि तीन चीजें हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए वो सारी पॉलिसी सारा दिमाग अपना लगा रहे थे। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी इसीलिए वो आगे बनाएंगे, गुट निरपेक्ष दल। तो बेसिकली पहला उनका रीजन था कि नहीं, हमें अपनी सोवरेनिटी को बचा के रखना है, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, किसी मींस के लिए, किसी चीज के लिए हम डिपेंडेंट नहीं होंगे। इसके बाद इंडिया में जब 565 राजे रजवाड़े थे तो उनको ये डर था, पहली बात तो 1947 में पाकिस्तान निकल गया था इंडिया से, पार्टीशन हो गया था, तो वो कह रहे थे कि प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, हमें एकता बनाकर इसको बांध के रखना है इंडिया को एक में। दूसरा ये हो गया। तीसरा ये था कि हमारे यहाँ काफी गरीबी थी, बहुत एक्सप्लॉइट किया था अंग्रेजों ने, तो उन्होंने बोला नहीं, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे जिससे हमारी गरीबी को कम किया जाएगा। तो उसके बाद ये सब तीनों चीजें कैसे अचीव करेंगे नेहरू जी, तो उनको लगा कि भैया ऐसा करते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चलाते हैं, इससे हमारा काम हो जाएगा। लेकिन यदि आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो पड़ोसी आगे कुछ और बोलेगा। तो उनकी जो अपोजिशन पार्टी थी, स्वतंत्रता पार्टी और भारतीय जनसंघ, ये बेसिकली राइटिस्ट पार्टी हैं जो हमारे प्रो कैपिटलिस्ट होती हैं। ओके, लेफ्टिस्ट पार्टी जो होती है वो प्रो पुअर होती हैं। तो इन्होंने कहा नहीं भैया ऐसा करो कि जो नाटो बनाया गया है, चलो इसी में हम भी शामिल हो लेते हैं, ठीक है। उन्होंने बोला नहीं, हम चलते हैं यूएसए की तरफ, हम हो जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम बनाएंगे नैम। ये इनका बहुत बड़ा डिसीजन था एक। ओके, अब भाई नैम आपने बनाया है तो प्रूफ कैसे होगा कि आप नॉन अलाइनमेंट की तरफ हैं? तो 1956 में क्या हुआ कि सुएज कैनाल जो है, ओके, ये बेसिकली इजिप्ट का पार्ट है और ब्रिटेन ने उस पर अटैक कर दिया था। जब ब्रिटेन ने उस पर अटैक कर दिया था तो इंडिया ने वर्ल्ड प्रोटेस्ट लगाया था नियो कॉलोनिज्म की तरह, मतलब बहुत क्रिटिसाइज किया था ब्रिटेन को कि ये गलत है, आप नियो कॉलोनिज्म कर रहे हैं दोबारा। लेकिन साथ ही सेम ईयर क्या हुआ था कि यूएसएसआर ने हंगरी पे हमला किया और उसको इन्वेड कर दिया, लेकिन इंडिया ने वर्ल्ड प्रोटेस्ट को नहीं फॉलो किया। वर्ल्ड प्रोटेस्ट कुछ भी नहीं कहा, आगे मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं करता हूं, ठीक है, क्योंकि हम बेसिकली अपना मॉडल क्या अपना रहे थे, सोशलिज्म। तो बात तो ये सही है कि हम नैम में थे, ठीक है, हम नैम में थे, और लेकिन बिट हमारा जो झुकाव को देखें तो हमारा सोशलिज्म की तरफ था, मतलब प्रो रसिया की तरफ था। ये 1971 में प्रूव भी हो जाएगा जब 20 साल की हमारी फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करेंगी इंदिरा गांधी वहां पे, ठीक है। अब बेसिकली क्या हो रहा था कि जो हमारे जो नेहरू जी थी, ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे हमारे एशियन कंट्रीज को, और जो अफ्रीकन कंट्री अब न्यूली इंडिपेंडेंट हुई है। अब देखिए कैसे नैम का फॉर्मेशन होता है। अब हुआ क्या बेसिकली कि एफ्रो एशियन यूनिटी नैम कैसे हमारा बनता है। तो बेसिकली क्या हुआ था कि हमारा कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे हमारा अफ्रीकन और एशियन कंट्री से साथ में मिलने के बाद, और इंडोनेशिया जो हमारी डच की कॉलोनी थी, डच उस पर राज करते थे, तो जो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था वहां पे ये साबित हो गया, इंडिया ने इंडोनेशिया का साथ दिया, डच का साथ नहीं दिया था, ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में। तो ये साबित हो गया कि नहीं, हम एशिया को एक एशिया और अफ्रीका जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज है, एक साथ हम मिलकर नैम बनाना चाहते हैं। उसके बाद एशियन कॉन्फ्रेंस हुआ, बेसिकली इंडोनेशिया की सिटी बैंडंग में ये हुआ था, बेसिकली बैंडंग कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। इस पे इंगेजमेंट हुई थी हमारे एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में इंगेजमेंट हुई थी, और उसके बाद बैंडंग बाद में
नैम बन गया था और इसकी पहली समिट हमारी बेलग्रेड 1961 में हुई थी। अब देखिए जरा बात करते हैं, देखिए ये तो हमारा हो गया नैम बन गया, नैम बन के हम 1962 तक आ गए। पहले हमने देखा कि हमने कैसे एग्रीकल्चर पे 5 ईयर प्लान में काम किया, उसके बाद हमने कैसे इंडस्ट्री में काम किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, महान महान जो लोवी साहब थे उनका प्लान लेकर हमने कैसे इसको आगे बढ़ाया। अब आ चुके हैं हम चाइना से रिलेशन हमारा कैसा था इसकी बात कर लेते हैं, फिर चाइना वार कराएंगे, फिर पाकिस्तान से रिलेशन देकर पाकिस्तान वार कराएंगे। तो देखिए हुआ क्या दोस्तों, बेसिकली हमारा 1 अक्टूबर प्रोबेबली हमारा 1 अक्टूबर 1949 को चाइना आज़ाद हुआ, ठीक है। माओ ने वहाँ रेवोल्यूशन किया और चाइना हमारा आज़ाद हो गया था। इसके बाद हमारा क्या हुआ, बेसिकली जो हमारे फ्रेंडशिप थे, हम चाहते थे कि चाइना भी अभी आज़ाद हुआ है, वो भी एशिया में ही है, तो हम दो लोग फ्रेंडशिप बना के रहें, क्योंकि फ्रेंडशिप बना के रहेंगे तो वहाँ पे पीस रहेगी तो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो हमारा चाइना का यहाँ पे बॉर्डर है, यदि नेपाल और आप बात करें यहाँ पे नेपाल हो गया, ओके, नेपाल के ऊपर हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया, फिर आपका J&K का अक्साई चीन जो पार्ट हो गया, फिर यहाँ सिक्किम से लगता हुआ पार्ट हो गया, फिर आपका आंध्र प्रदेश से पार्ट हुआ। तो इन एरियाज पे क्या था, हमने कोई फोर्स नहीं लगाई थी, फोर्स लगाई थी मतलब कि आर्मी नहीं लगाई थी जिसको हमको लगाना चाहिए था, बेसिकली हमने पैरामिलिट्री फोर्स लगाई थी। तो हम ये क्लियर साइन था इंडिया की तरफ से कि हम आपसे फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं, ओके। और इसके बाद हमने पंचशील अग्रीमेंट भी कर लिया था 1954 अप्रैल में, नेहरू और झाओ इन लाइन मिलकर इन्होंने पंचशील एग्रीमेंट किया था। इसमें बोला था कि आपकी सोवरेनिटी, आपकी इंटीग्रिटी, आपकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को हम सम्मान करते हैं। तो ये बात हो गई थी, लेकिन साला पसंद नहीं था किसी को, मुझे लगता है तभी हो गया, तिब्बत को इन्होंने कनकर कर लिया था। तिब्बत को कनकर करने का मतलब ये था कि तिब्बत एक हमारा प्लेट्यू है, पठार है। 1950 जैसे 49 में चाइना आजाद हुआ, 1950 में उसने क्लेम कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल कि ये हमारा चाइना का पार्ट है, तिब्बत का पार्ट नहीं है, तिब्बत इंडिपेंडेंट है, ओके। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, तिब्बत का पार्ट ये नहीं है। फिर चाइना ने ऑक्युपाई कर लिया तिब्बत को और उसको बोला कि हाँ भाई, फिर चाइना ने जब तिब्बत को ऑक्युपाई किया तो इंडिया ने परसुएड किया, इंडिया भी चाहता था कि फ्रेंडशिप रहे ना भाई चाइना से, तो उसने परसुएड किया कि नहीं यार ऐसे इंडिपेंडेंट ही रहने दो। और 1954 में इन्होंने पंचशील समझौता हमारा किया था, तो उसमें बात करी गई थी कि हाँ हम आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी इंटरनल सोवेरेनिटी को, आपकी टेरिटरी को इंटीग्रेट रखने में हम आपका क्या जो भी आप करना चाहते हैं अपने देश के अंदर उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है, इंटरनल मामलों में आपको दखल नहीं देंगे। लेकिन क्या हुआ 1956 में जब हमारे उनके प्रेसिडेंट यहाँ पे विजिट किए एनलाई साहब, तो उन्होंने बोला कि ठीक है सब कुछ अच्छा है तिब्बत में, ओके, लेकिन कुछ अच्छा नहीं था हमारे तिब्बत में। 1958 में क्या हुआ दोस्तों कि देखिए आप किसी के घर पे कब्जा करेंगे तो कितने दिन मानेगा, 4 साल 5 साल 6 साल, 8वें साल वो हथियार उठा ही लेगा, ओके। आपको गोली से नहीं मारेगा तो चाकू से काट काट के मार देगा। तो वही हुआ वहां पे 1958 में आर्म्ड अपराइजिंग हो गई थी तिब्बत में, तिब्बत के लोगों ने हथियार उठाना शुरू कर दिया और आर्मी को लेकर मारना शुरू कर दिया था, ओके। लेकिन आर्मी, चाइना की आर्मी को कैसे मार सकती, इतनी बड़ी आर्मी है, तो उसकी चाइना की आर्मी ने सप्रेस कर दिया था उनको, और जब सप्रेस कर दिया, मारना शुरू किया इन लोगों तिब्बतियों को, तो इनको लगा दलाई लामा ने साइकिल उठाया और साइकिल उठाते हुए भाग के हिमाचल में, क्योंकि इनकी तिब्बत की बाउंड्री लगती है हमारी हिमाचल में आए और धर्मशाला में इन्होंने अपना परमानेंट घर बना लिया। कुछ लोगों को मौका नहीं मिला, पैदल ही निकले और निकल लिए जम्मू कश्मीर लद्दाख रीजन में, तो वहां भी आप देखेंगे तिब्बती लोग मिलते हैं। उसके बाद कुछ लोग ट्रेन पकड़ के दिल्ली आ गए, तो ये हमारा क्या हुआ कि वहां से बहुत लोग भाग गए। उसके बाद क्या हुआ, भागने के बाद आज भी ये कहते हैं कि तिब्बत चाइना का पार्ट नहीं है, ये हमारा तिब्बत इंडिपेंडेंट कंट्री है, और प्रोटेस्ट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। और इसको बेसिकली सोशलिस्ट और हमारा जो जनसंघ थे ये लोगों ने भी सपोर्ट किया कि नहीं अच्छी बात है, आपने इनको शरण दिया तिब्बतियों को। अब प्रॉब्लम ये आई दोस्तों कि चाइना वास्तव में कर क्या रहा था तिब्बत में, चाइना ये कर रहा था कि जो उनका कल्चर है, ट्रेडिशन है, लैंग्वेज है, इनको कनकर करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। और कोई आजादी उनको नहीं, आज तक नहीं दी गई, अपने लोगों को दिए नहीं तो इनको कैसे दे देगा, तिब्बत वालों को कोई आजादी नहीं थी। इसलिए वहां पे लोग क्या हो जाता कि आर्म रेवोल्यूशन कर दिए थे, ये हमारा रीजन बेसिकली आ रहा था। और चाइना ये बोलता है कि ये हमारा ऑटोनॉमस रीजन है, और ये ऑटोनॉमस रीजन है, इनमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग अपना कल्चर करें, अपना ट्रेडिशन करें, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा सप्रेस किया जाता है इन लोगों को। इसके बाद ये देखिए आपको एक सॉलिड रीजन क्लियर हो गया कि क्यों चाइना अब वार करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चाइना ने इन्वेजन किया 1962 में इंडिया में। बेसिकली दोस्तों जो हमारा तिब्बत था,
तिब्बत एक बफर का काम करता था चाइना और इंडिया में, कि जब चाइना और इंडिया के बीच में बफर का काम करता था। अब जरा रीजन देख लेते हैं कि भाई क्यों हमारा चाइना और इंडिया का वार हुआ। तो पहला रीजन है दलाई लामा का असाइलम था। दलाई लामा को हमने यहाँ असाइलम दे रखा था, शरण दे रखी थी, तो चाइना वालों ने बोला कि तुम एंटी चीनी एक्टिविटी कर रहे हो अपनी टेरिटरी में रहकर। इंडिया वालों ने बोला हाँ हमारा डायबिटीज ज्यादा हो गई इसलिए हम एंटी चीनी एक्टिविटी कर रहे हैं। ये बात हो गई पहली चीज। दूसरी चीज बाउंड्री का डिस्प्यूट था। भाई बाउंड्री का डिस्प्यूट ये था कि हमारा जब ये 1 अक्टूबर 1949 को आजाद होते हैं, आप डेट इसको चेक कर लेना एक बार, ओके प्रॉब्लली यही है, बट 1949 इज करेक्ट। तो जैसे ये आजाद हुआ, इंडिया तो 1947 में ही आजाद हो गया था। जब इंडिया हमारा 1947 में आजाद हो गया तो बाउंड्री का डिस्प्यूट तो खत्म करना था ब्रिटिश को। जब यहां से निकल रहे थे तो उन्होंने एक लाइन ड्रॉ कर दी थी जिसका नाम मैकमोहन लाइन है, ठीक है। इन्होंने मैकमोहन लाइन ड्रॉ कर दी थी, लेकिन जैसे इंडिया आजाद हुआ ये कहता है भाई नहीं, हम उस समय तो गुलाम थे, हम कैसे इस लाइन को मानेंगे, हम इस लाइन को नहीं मानेंगे। और वो बोलता है कि जो तिब्बत का, जो आपका लद्दाख का रीजन है, वहां पे एक रीजन है अक्साई चीन, वो हमारा पार्ट है, जम्मू कश्मीर में वो रीजन है इंडिया में, अक्साई चीन अभी भी चाइना के पास है, तो बोलता है कि ये हमारा रीजन है, वो डिस्प्यूटेड रीजन है। और उसने 1957 से 59 के बीच में वहां पे अटैक करके उस रीजन को हथिया लिया चाइना ने, और वहां पे रोड भी उसने बना लिया। रोड बनाने से क्या मतलब है कि कोई भी लड़ाई होती है तो स्विफ्ट डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं फोर्सेस का, ताकि हम लड़ाई करने में आसानी हो जाए। तो रोड बनाने का ये मतलब होता है, ताकि मिलिट्री फोर्सेस जल्दी से वहां डिप्लॉय कर दी जाए। और दूसरा रीजन बोलता है कि जो नेफा है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो एजेंसी में है, जो बेसिकली जो राज्य है उसमें अरुणाचल प्रदेश, ये बोलता हमारा है, और बार बार हमारा अपने नक्शे में दिखा लेता है, फिर प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू हो जाता है। तो ये दूसरा रीजन था, बाउंड्री डिस्प्यूट थी। पहला रीजन था आपका असाइलम वाला, और तीसरा रीजन ये था कि भाई इंडिया था, इंडिया के पास रिसोर्स था कम, इसलिए हम कम ध्यान देते थे अपने फोर्सेस पे। होता क्या था दोस्तों बेसिकली कि इंडिया अब पहले एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया, फिर इंडस्ट्री पे दिया सेकंड 5 ईयर प्लान में, तो हम मिलिट्री पे खर्चा नहीं करते थे। मिलिट्री पे 1% ही खर्चा करते थे अपने जीडीपी का, और बेसिकली क्या करते थे हम यहाँ पे अपना जो पैसा है वो लगाते थे इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए, अपना डेवलपमेंट करने के लिए, और हम मिलिट्री में पैसा नहीं लगाते थे, इसको मॉडर्नाइज हम नहीं कर रहे थे। पहला रीजन तो ये था। और दूसरा रीजन ये था मॉडर्नाइज न करने का, क्योंकि नेहरू जी को ये लगा कि एशिया और अफ्रीका में जो कंट्री आजाद हुई थी तुरंत कॉलोनी से बाहर होके आई थी, तो उन्हें ये लगा कि यार कहीं ना कहीं मिलिट्री रूल हमारे यहाँ आ सकती है जो ज्यादा पैसा देंगे। तो दो रीजन था मिलिट्री पे खर्चा न करने के लिए, ओके। अब इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, बेसिकली मिलिट्री पे लोग खर्चा नहीं कर रहे थे, दूसरा रीजन आपका क्लियर हो गया। तीसरा, अब इसके बाद इन्वेजन शुरू हुआ। तो बात ये हुई कि दो तरह से इनका फ्रंट खुल सकता था। पहला फ्रंट इनका खुल सकता था आपका अक्साई चीन की तरफ से, और दूसरा फ्रंट खुल सकता था आपका अरुणाचल प्रदेश की तरफ से। तो इन्होंने दोनों फ्रंट से इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। पहले इन्होंने अटैक किया अरुणाचल प्रदेश की तरफ से, जो डिस्प्यूटेड रीजन था वहां पे, और इन्होंने कैप्चर कर लिया कुछ की एरियाज के अरुणाचल प्रदेश को। उसके बाद जैसे ही हमारा लद्दाख रीजन में इंडिया की फोर्स ब्लॉक करने की कोशिश कर रही थी इन फोर्सेस को, इन्होंने फिर से अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम तक ये पहुंचाए थे। असम तक पहुंचने के बाद क्या हुआ कि इन्होंने यूनिलेटरल सीज फायर घोषित कर दिया, और ये वापस जहां पे जो फोर्सेस थी वो चली गई थी, अपने जगह पे चली गई थी, ओके। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, कंसिक्वेंसेस क्या होंगे वार के, जब हमारे 62 वार हुए थे क्या कंसिक्वेंसेस हुए। अब देखिए बात ये हुई कि जब वार हो रहा था तो हमारे नेहरू जी यूएसए के पास भी गए, इंग्लैंड के पास भी गए, दोनों से सैन्य मदद मांगी, ठीक है, मिलिट्री की कुछ मदद कर दीजिए, उन्होंने मना कर दिया। जो हमारा सोवियत यूएसएसआर था वो उस समय न्यूट्रल था, क्योंकि उन्हीं की पॉलिसी तो फॉलो कर रहे थे चाइना वाले। अब देखिए बेसिकली वो तो कैपिटलिस्ट थे नहीं, वो लोग सोशलिस्ट मॉडल की तरफ जा रहे थे, वो भी न्यूट्रल था हमारा रसिया। इसके बाद बहुत सारे बाई इलेक्शन हुए। बाई इलेक्शन में हमारा बहुत सारे कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था, और उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे मेनन साहब थे उनको रिजाइन करना पड़ा, और जो हमारे टॉप आर्मी कमांडर थे इनको भी रिजाइन करना पड़ा था। इन्होंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले लिया था। अब देखिए, अब आपने हमारे घर पे हमला किया है 1962 में, तो आपसे कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रहेगा हमारा। ये कब तक नहीं था डिप्लोमेटिक रिलेशन, टिल 1976। जब 1976 में हमारा फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन वहां से एस्टेब्लिश हुआ चाइना से, अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे उन्होंने विजिट किया चाइना को, और बाद में राजीव गांधी ने विजिट किया हमारे चाइना को। वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने विजिट किया चाइना को आफ्टर
नेहरू जी। ओके, और ये बेसिकली जो हमारा रिलेशन बनाया गया था, ये किस लिए बनाया गया था कि हमें डिस्प्यूट खत्म करने के लिए नहीं बनाया गया था, ट्रेड रिलेशन के लिए बनाया गया था। हमको ट्रेड करना था चाइना से, इसलिए इस पे हमने इम्फेसिस किया था। अब देखिए बात ये हुई थी कि सीपीआई, अब 1964 के करीब में चाइना और रसिया में प्रॉब्लम शुरू हो गई, रसिया और चाइना में प्रॉब्लम शुरू हो गई। ओके, रसिया और चाइना में हमारी जो प्रॉब्लम शुरू हो गई, तो रसिया को जो सपोर्ट, अब देखिए रसिया और चाइना और जो सीपीआई है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, रहते ये इंडिया में है लेकिन दिल इनका बसता है रसिया या चाइना में। तो बेसिकली पहले सीपीआई ही थी, लेकिन जैसे ही रसिया और चाइना में हमारी प्रॉब्लम शुरुआत हुई, तो जो रसिया को फॉलो करते थे वो अपना सीपीआई बन गए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और जो चाइना को सपोर्ट करते तो सीपीआई एम बन गए थे। ठीक है, मार्क्सिज्म को मानने लगे थे। ओके दोस्तों, क्या हुआ बेसिकली, अब आपका ये सीपीआई और सीपीआईएम में हमारा डिवाइड हो गई थी। अब क्या हुआ कि जैसे हमारा 1962 में वार हुआ था, तो उस समय क्या हुआ कि सीपीआईएम जो चाइना प्रो थे, इनके बहुत सारे लीडर को हमने अरेस्ट किया था। अब इंडिया को लगा कि भाई साहब बात यह है कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम जो नॉर्थ ईस्ट की हमारी कंट्री है, दिखती उन्हीं की तरह है, कल्चर भी काफी उनसे मिलता जुलता है, तो इनको यदि हमने ऑटोनॉमी और इनको इन पे ध्यान नहीं दिया तो ये अलग हो सकते हैं इंडिया से। तो उन्होंने क्या किया कि नागालैंड को तुरंत स्टेटहुड दे दिया, कहा कि तुम स्टेट हो। उसके बाद मणिपुर और त्रिपुरा में ये हुआ कि इन्होंने बोला कि नहीं आप यूनियन टेरिटरी हो गए, लेकिन आपको लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट करने का उनको हक दे दिया गया था। तो ये तुरंत के हमारे कदम उठाए गए इंडिया की तरफ से, ताकि ये हमारा पार्ट अलग ना हो जाए। अब आगे पढ़ते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान से हमारा कैसा रिलेशन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।